हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, हम लोग इस लेक्चर में पूनम दयाल दहिया की बुक से चैप्टर नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं, जो कि है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, सबसे बेहतरीन चैप्टर मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का, और इसके अलावा आपका मुगल एम्पायर भी बहुत अच्छा चैप्टर होता है। दिल्ली सल्तनत टाइमलाइन सारा का सारा अब हम लोग एडी में ही है, कॉमन एरा में ही है। तो 1206 टू 1526। 1526 क्यों? सिर्फ 1526 ही क्यों? लास्ट दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर इब्राहिम लोधी। किससे बढ़ा, किससे लड़ा? बाबर से। कौन से साल? 1526 में ही। ये जो लिखा हुआ है यहां पर सामने है ना, कौन से बैटल में? पानीपत। पानीपत कहां पर है? हरियाणा। शायरी बंगाल की खाड़ी में तो नहीं ना शायनी। तो जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस करा था, राइटर आपसे ये कह रहा है, लास्ट चीज आपको याद है कि महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी की इन्वेजन हो रही थी, और मोहम्मद गोरी का ही स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, और वहीं से मामलुक डायनेस्टी की स्टार्ट मतलब जो है टाइमलाइन स्टार्ट होती है। याद है? वहीं पर हमने चैप्टर को वाइंड अप कर दिया था ये कहकर, प्रीवियस चैप्टर को मैंने आपको बताया था कि आगे की कहानी कंटिन्यू होगी और वो दिल्ली सल्तनत बनेगा। तो यहीं से कहानी स्टार्ट कर रहा है सेम, जस्ट वो पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन खत्म हुई थी उसके बाद से ये कंटिन्यू है स्टोरी। ठीक है, तो जो इन्वेजन हुई महमूद गजनी की या मोहम्मद गोरी की, दोनों की, मतलब दोनों की, पहले महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी। अच्छा, मोहम्मद गोरी किसके अंतर्गत काम करता है, किसके नीचे काम करता है? बताओ। महमूद गजनी ज्यादा बड़ा है या मोहम्मद गोरी ज्यादा बड़ा है? गजनी ज्यादा बड़ा है। सिमिलरली कुतुबुद्दीन ऐबक ज्यादा बड़ा है या मोहम्मद गोरी ज्यादा बड़ा है? गौरी ज्यादा बड़ा है। महमूद गजनी ने भारत में दो चीजें चुराई थी। चुराई क्या थी? आक्रमण करके ले गया था। क्या थी वो दो प्रोमिनेंट चीजें? पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर। बाद में वो किसके हाथ लग जाता है? नादिर शाह। ठीक है, तो बेसिकली ये इन्वेडर्स कहाँ के हैं? बाहर के ही है ना। जब इन्वेडर्स हम नाम ले रहे हैं बाहर के हैं, तो इनका ओरिजिन क्या है? ये या तो टर्किश ओरिजिन के हैं या अफगान ओरिजिन के हैं। अभी पढ़ाता हूँ मैं इसके बारे में, ये वाली लाइन लिखी हुई है देखो यहाँ पर, टर्किश या अफगान ओरिजिन। तो इन्वेजन जो हुई महमूद गजनी के द्वारा, मोहम्मद गोरी के द्वारा इनटू इंडिया, अल्टीमेटली इसकी वजह से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। ठीक है, 5 डिफरेंट डायनेस्टीज आती हैं दिल्ली सल्तनत का जब हम लोग नाम लेते हैं। मैंने आपको इसको याद करने का तरीका बताया था, याद है? सख्त सल, SKTSL है ना, सख्त सल। सैयद, सॉरी, स्लेव, या जिसको मामलुक भी कहते हैं, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोतीस। ठीक है, पहला एस कौन सा है? स्लेव। दूसरा एस कौन सा है? सैयद का। ठीक है, तो यहां पर 5 डिफरेंट डायनेस्टीज, इनकी क्रोनोलॉजी भी यही है। स्लेव, खलजी या खिलजी कह लो, तुगलक, सैयद एंड लोतीस। अभी तक आप स्लेव डायनेस्टी का दूसरा कौन सा नाम जानते हो? मामलुक। तीसरा नाम भी जान लो, ये देखो, इलबारी डायनेस्टी। ये नाम क्यों पड़ा? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो प्रोमिनेंट रूलर आता है स्लेव डायनेस्टी में, मामलुक डायनेस्टी में, वो होता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश एक ट्राइब से बिलोंग करता था, इलबारी ट्राइब। इसलिए डायनेस्टी का नाम, जब मामलुक डायनेस्टी होता है, स्लेव होता है, तो उसको पसंद नहीं आता कि हमें नौकर क्यों बोला जाता है, तो वो उसको नाम दे देता अपने ट्राइब के नाम पर, इलबारी डायनेस्टी। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो कलेक्टिवली इनको क्या बोला जाता है? दिल्ली सल्तनत, क्योंकि इन सबका मेन अड्डा क्या था रूल करने का? दिल्ली। इन रूलर्स को सुल्तान बोला जाता था। ये टर्किश या अफगान ओरिजिन के थे। इन्होंने ना कि सिर्फ अपना रूल पूरा का पूरा उत्तर भारत में, मालवा रीजन में, गुजरात रीजन में फैलाया, बट दे ऑल्सो पेनिट्रेटेड, एक्सटेंडेड द रूल इन द डेक्कन एंड साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में भी इन्होंने पहल करी। मालवा रीजन जो प्रोमिनेंटली होता है, वो कौन सा रीजन होता है? मालवा कौन सा रीजन होता है? ज्यादातर तो एमपी होता है। इसके अलावा मैं आपको प्रॉपर तरीके से अगर यहाँ पर बता दूं, क्योंकि आपको थोड़ी सी क्या कहते हैं उसको, इनकी एक्सपेंशनिज्म देखनी पड़ेगी और उसके मैप देखना पड़ेगा, तो मैं प्रॉपर तरीके से चैप्टर के अंदर बता देता हूँ।
आज के बाद जब भी आप मालवा को समझो तो एमपी प्रोमिनेंट रीजन होता है। जब हम लोग बात करते हैं मालवा प्लेट्यू की, एमपी के अलावा कुछ हिस्से राजस्थान के और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र टू, ठीक है। 90% एमपी होता है, 10% राजस्थान और महाराष्ट्र होता है, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट मालवा रीजन या मालवा प्लेट्यू। तो सल्तनत रूल रिजल्टेड इन फार रीचिंग चेंजेस इन इंडियन सोसाइटी। भारत में जो समाज था उसको चेंज करने में, उसके अंदर नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करने में, नए प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन और उसके साथ इनका जो कल्चर था, तो इन्होंने भारत की कल्चरल लाइफ को भी बदला या उसके अंदर एक नए एलिमेंट्स इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने की कोशिश करी गई यहाँ पर इन रूलर्स के द्वारा, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक का कार्यकाल जो यहाँ पर चलता है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी या मामलुक डायनेस्टी या इलबारी डायनेस्टी। मामलुक तीसरी डायनेस्टी, ठीक है, तीसरा नाम सॉरी इनका। 1206 टू 1290 ये कितने साल हुए? 84 ईयर्स। दूसरी डायनेस्टी कौन सी? खिलजी डायनेस्टी। 1290 टू 1320 कितने साल हुए? 30 साल। तीसरी डायनेस्टी कौन सी? तुगलक डायनेस्टी। 1320 से लेकर 1413 सी तक कितने साल हुए ये? चौथी सैयद डायनेस्टी 1414 टू 1451 कितने साल हुए? 37 ही हुए ना, ठीक है। उसके बाद लास्ट लोधी 1451 टू 1526 कितने साल हुए? अब ये मैंने क्यों लिखवाया है अभी बताता हूं। ये मैंने क्यों लिखवाया, यहां पर अगर आप देखो ध्यान से, एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी बन सकता है, स्टेटमेंट बन सकती है कि आपको वो बहुत सारी स्टेटमेंट दे रहे हैं, बीच में एक स्टेटमेंट दे देगा यूपीएससी कि ये पर्टिकुलर फलाना डायनेस्टी है, इसका सबसे ज़्यादा रूल था विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो सबसे लंबा रूल आपको किसका दिख रहा है? सबसे लंबा रूल किसका दिख रहा है? तुगलक का। सबसे छोटा रूल किसका दिख रहा है? खिलजीज का। ये चीज याद रखना। ऑर्डर क्या है चलने का? स्लेव डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी, इलबारी डायनेस्टी, कुछ भी कह लो, सख्त सल ऑर्डर है ना। स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदीस। सबसे लंबा कार्यकाल किसका? तुगलक का। सबसे छोटा कार्यकाल किसका? खिलजी का। जाने को यूपीएससी इस हद तक भी जा सकता है कि सैयद डायनेस्टी ने खिलजी डायनेस्टी के कंपैरिजन में ज्यादा रूल करा। मैं तो देखो अपनी सेल्फ प्रिपरेशन के बारे में बताऊं तो मैं तो इस हद तक जाता हूं कि मैं इसका ऑर्डर भी याद करता हूं कि जो आपको तो मैंने फर्स्ट एंड लास्ट बता दिया, वैसे आया नहीं आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन, लेकिन अब चैप्टर पढ़कर भी जाओ और वो क्वेश्चन वहां पर बन भी ना पाए तो फिर दुख होता है कि यार एक एनालिसिस ये भी कर लेता तो शायद से याद होता है, क्योंकि ईयर्स तो याद नहीं आने वाले आपको पेपर के अंदर। आप कितनी भी मेहनत कर लो उस पर, और वो मेहनत करना भी मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ठीक नहीं है कि आप खोद के ईयर्स पढ़ रहे हो। डायरेक्टली क्या करो, स्ट्राइक करो इसको कि कितने कितने साल किसके किसके थे। एक तो आपको ऑर्डर याद हो गया, सख्त सल, फिर आप एक दूसरा ऑर्डर याद कर लो उनके कार्यकाल के हिसाब से। तो नंबर 1 तुगलक, उसके बाद सबसे लंबा रूल किसका? तुगलक के बाद स्लेव का, फिर उसके बाद लोदीस का, फिर सैयद का, और सबसे छोटा कार्यकाल किसका? खिलजीज का। तो ये वाला ऑर्डर कैसे बनेगा अगर आप कार्यकाल को देखना चाहते हो तो? तुगलक, स्लेव, लोदीस, सैयद और खिलजी। क्लियर है? ये चीज याद रखना। तो स्लेव डायनेस्टी या इलबारी डायनेस्टी या मामलुक सुल्तान।
1206 से लेकर 1290 तक सेकंड सबसे ज़्यादा लंबा रूल था इनका। ओके, ये था स्लेव डायनेस्टी का मैप। इतनी ज़्यादा स्लेव डायनेस्टी यहाँ पर इतने एरिया में फैली हुई थी। ठीक है, कैपिटल कहाँ दिख रही है आपको यहाँ पर आगे चलकर? दिल्ली। ओके, शुरू में इन्होंने अपनी कैपिटल को लाहौर पे भी बनाया था। अभी हम पढ़ते हैं कि रूलर्स आपको समझ में आ जाएंगे। स्लेव डायनेस्टी को मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है। मामलुक एक अरेबिक शब्द है जिसका मतलब होता है ओन्ड, एंड इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश द इंपॉर्टेंट टर्किश स्लेव्स। टर्किश ओरिजिन के जो इंपॉर्टेंट जो नौकर होते थे, लेकिन ये नौकर घर में काम करने वाले, झाड़ू पोछा लगाने वाले नौकर नहीं है। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है इंपॉर्टेंट टर्किश स्लेव्स चीफली मेंट फॉर मिलिट्री सर्विस। ये स्लेव्स क्या करेंगे? मिलिट्री सर्विस देंगे। एंड इनको डिफ्रेंशिएट करा जाता था ये टर्म बोलकर मामलुक फ्रॉम द लोअर स्लेव्स। लोअर स्लेव्स वो लोग जो कि घर के अंदर झाड़ू पोछा करेंगे, ये वो नौकर नहीं है। ये स्लेव एक तरीके से नौकर इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पर, नौकर कोई ये एक ऑफेंडिंग टर्म नहीं है या नीचे या छोटी औकात को नहीं दिखा रहा है पर्सन की। जस्ट रूलर्स को, जो लोग मिलिट्री सर्विस देंगे, जब भी रूलर्स को नीड होगी तो उनको बोला जा रहा है मामलुक। ठीक है, तो 3 डायनेस्टीज वर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। एक कुतुबी डायनेस्टी 1206। अब इसी टाइमलाइन को आप तोड़ दो जरा, 84 ईयर्स को तोड़ दो, 1206 टू 1290 सी। इस टाइमलाइन को जरा तोड़ देते हैं हम लोग, और यहां पर हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं। 1211 से लेकर 1206 तक कुतुबी डायनेस्टी इस्टेब्लिश करी गई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, विद इन द स्लेव डायनेस्टी, विद इन द मामलुक डायनेस्टी, विद इन द इलबारी डायनेस्टी। ठीक है, लेकिन इलबारी सबको नहीं बोला जाएगा, वो हम देखते हैं अभी। प्रोमिनेंटली इसका नाम स्लेव डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी है। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट करी गई अपने नाम पर कुतुबी डायनेस्टी। कितना कार्यकाल था इसका? 5 साल का। देख रहे हो, ये 1206 टू 1211 सी, 5 ईयर्स। विद इन स्लेव डायनेस्टी एक डायनेस्टी स्टार्ट होती है, उसके बाद कहां से कहां तक? 1211 से 1266 तक। कितने साल हो गए? 55 ईयर्स। इसको किसने स्टार्ट करा? इलबारी नाम है, इल्तुतमिश। ठीक है, इलबारी नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की ट्राइब थी इलबारी, उसके नाम पर ही स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड इलबारी डायनेस्टी 1266 टू 1290। कितने साल हो गए? 24 साल। इसको स्टार्ट करा बलबन ने। यानी कि ये तीनों रूलर्स, अगर आपको बोला जाए कहां से थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, स्लेव डायनेस्टी का पार्ट थे, मामलुक डायनेस्टी का पार्ट थे। इलबारी डायनेस्टी की लेकिन शुरुआत किसने करी? इल्तुतमिश ने। ठीक है, और इसकी नींव किसने रखी स्लेव डायनेस्टी की, मामलुक डायनेस्टी की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये घर में झाड़ू पोछा लगाने वाले नौकर हैं क्या? नहीं। तो ये फिर कौन से नौकर हैं? इनको स्लेव क्यों बोला जा रहा है? ये इंपॉर्टेंट स्लेव्स हैं जो कि मिलिट्री सर्विस देंगे सुल्तान्स को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग जानते हैं। 1206 से लेकर 1210 तक इसका कार्यकाल रहा। इसको स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर माना जाता है, और बड़े सारे स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि असली मुस्लिम रूल की शुरुआत जो भारत में होती है वो इसी के द्वारा होती है। अभी तक तो उथल पुथल चल रही थी, अब इस शांति व्यवस्था को बनाकर मुस्लिम रूल की स्थापना करेगा भारत के अंदर। ठीक है, अपनी डायनेस्टी बनाकर, स्लेव डायनेस्टी। नाम था इस बंदे का कुतुबुद्दीन ऐबक। ये एक टर्किश स्लेव था मोहम्मद गोरी का, जिसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था टर्किश सल्तनत को भारत के अंदर एक्सपेंड करने में आफ्टर द बैटल ऑफ तराइन। बैटल ऑफ तराइन आपको याद होगा। ठीक है, हमने पढ़ा भी था कि कैसे जयचंद्र ने साथ दिया था। पहले तो उसका क्या नाम है, पृथ्वीराज चौहान का, और पृथ्वीराज चौहान 1191 वाला जो बैटल होता है उसको जीत जाता है, लेकिन 1192 में उसकी हार हो जाती है। तो मोहम्मद गोरी ने बहुत बार इन्वेड करा था भारत को। ठीक है, और अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये तराइन कहाँ पर है?
तराइन जगह कहाँ पर है? बैटल ऑफ तराइन जिसको बोला जाता है, यहीं से देख लो कहाँ गया। तराइन, हरियाणा के अंदर है, ठीक है। तो इसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इन द एक्सपेंशन ऑफ टर्किश सल्तनत इन इंडिया आफ्टर द बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। एंड वॉज मेड द गवर्नर ऑफ घोरीज इंडिया पोजेशन। याद है ना, मोहम्मद घोरी को दोबारा तकलीफ हो रही थी तो उसको लौट कर जाना पड़ा था वापस, है ना, गजनाविड एम्पायर लौट कर जाना पड़ा था, और वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले दे गया था सब कुछ, भारत के अंदर जो जो टेरिटरीज को जीत रखा था उसने। इनकी एक परंपरा चलती थी, श्रेय लास्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करा था हमने, कि ये जो मोहम्मद गोरी या जो भी मतलब बाहर से जो इन्वेडर्स आते थे अपने गवर्नर्स को इंस्टॉल करवा जाते थे कि जो जीती हुई टेरिटरीज है वो हाथ से ना निकल जाए। तो ऐसे ही मोहम्मद गोरी भारत के अंदर अपनी इंपॉर्टेंट टेरिटरीज पर किसको बिठा गया था, किसके हवाले सौंप गया था वो सारे टेरिटरीज? कुतुबुद्दीन ऐबक। श्रेय आ जाएगा नाम बोलना थोड़े दिनों में। अभी एक और पर्सन है खतरनाक, इल्तुतमिश। 3 महीने लगे थे नाम सीखने में मुझे बोलने में। तो ही रेज्ड अ स्टैंडिंग आर्मी एंड एस्टैब्लिश हिज होल्ड ओवर नॉर्थ इंडिया इवन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ घोरी। जब घोरी जिंदा भी था और भारत के अंदर भी था, इसने बहुत मदद करी थी। और याद है हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा भी था, मैंने आपको एक एनालिसिस दी थी, मोहम्मद घोरी का एक ट्रस्टेबल एबल मिलिट्री कमांडर बन गया था। ये कमांडर इन द सेंस देखो है तो स्लेव ही, लेकिन मिलिट्री सर्विस देने वाला, उसकी नजरों में शाइनी बहुत, याद है मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट पर्सन बन गया था। मतलब कोई लालच नहीं था इसके मन में, मोहम्मद घोरी का बिल्कुल वफादार था। मतलब वो एक टेरिटरी छीनने को बोले तो ये 4 ला कर देता था उसे, है ना। तो बहुत ज्यादा ट्रस्टेबल और एबल कमांडर था, उसका काफी काबिल कमांडर माना जाता था। जब मोहम्मद घोरी की डेथ हो जाती है 1206 में, उसके बाद ना बड़े सारे लोगों की नजरें मोहम्मद घोरी की जीती हुई पोजेशंस पर इंडिया में टिकने लग जाती हैं। आई रिपीट, ध्यान से सुनना इस बात को, मोहम्मद घोरी की जब मृत्यु होती है, जब उसकी डेथ हो जाती है, वो तो हवाले कर गया था सब कुछ, वापस चला गया था वो तो अपने देश, और यहाँ पर किसके हवाले कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक और इक्के दुक्के गवर्नर्स के हाथ में और दे गया था कुछ कुछ टेरिटरी जो कि उसने जीती थी भारत के अंदर। उसके बाद मोहम्मद घोरी के मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने एक चुनौती ये आती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के पास मोहम्मद घोरी के द्वारा जीती गई, उसके कार्यकाल में जीती गई सबसे ज्यादा टेरिटरीज उसके हवाले होती हैं। लेकिन मोहम्मद घोरी के मरने के बाद जो दूसरे गवर्नर्स होते हैं उनकी नजरें मोहम्मद घोरी के द्वारा जीती गई जो भारत के अंदर जो टेरिटरीज थी, जो पोजीशन थे, जो रीजन थे, उनके ऊपर आ जाती हैं। अब ऐसे कौन कौन से लोग थे जो कि मोहम्मद घोरी की जीती हुई टेरिटरीज जो कि भारत में लोकेटेड थी उसके ऊपर अपनी निगाह बनाकर बैठे हुए थे? एक बंदा था तजुद्दीन याल्दौस, ये गजनी का रूलर था, याद रखना इसका नाम। अभी हम इसको एक्सटेंड करेंगे इसके नाम को, ये शांत करवाने की कोशिश करेगा कुतुबुद्दीन ऐबक से, ये दोबारा पावर में आएगा, पावर में आएगा इन द सेंस कि दोबारा चैलेंज करने की कोशिश करेगा मामलुक डायनेस्टी को। नाम है इसका तजुद्दीन याल्दौस, ये गजनी का रूलर है। इसने अपना रूल क्लेम करा ओवर दिल्ली। दूसरा हरामजादा था नसीरुद्दीन कबाचा, ये मुल्तान का गवर्नर था, ठीक है, मुल्तान और ऊंच का गवर्नर था। गजनी कहां पर है? गजनी कहां पर है? मुल्तान और ऊंच कहां पर है? पाकिस्तान में। वहीं नहीं है, पाकिस्तान में है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कोशिश करी मुल्तान और ऊंच के गवर्नर ने कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। अभी तक ये सारे थमकर डर कर बैठे हुए थे, किसके डर से? मोहम्मद घोरी के डर से। घोरी के मरने के बाद इनके पर निकल आए, ठीक है। तो इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने एक चुनौती पूर्वक समय यह भी था, ही हैड टू फेस मेनी रिवोल्ट्स फ्रॉम राजपूत एंड अदर इंडियन चीफ्स। जो जयचंद का जो सक्सेसर था हरिश्चंद, जो उसका बेटा था जयचंद, आपको याद होगा ये घाटावाला डायनेस्टी का रूलर था। जयचंद ने मोहम्मद घोरी की मदद करी थी अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान, जिसको पृथ्वीराज चौहान 3B के हम लोग कहते थे, इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 AD। बाद में ज्यादा सगा बन रहा था हरामखोर मोहम्मद घोरी का। मोहम्मद घोरी ने, याद है, इसी को टपका डाला था इन द बैटल ऑफ चंदवार 1194 AD में, ठीक है। याद करना, रिवाइज करना, कोई बात नहीं, अभी दिक्कत लग रही होगी। लेकिन घाटावाला डायनेस्टी याद है ना, पढ़ाया था मैंने प्रीवियस चैप्टर में, जयचंद वहीं का रूलर था, ठीक है। और एक और बात मैं बताऊं आपको, जो कि मैंने कृष्णा रेड्डी की बुक से देखा, ये जो जयचंद था ना, ये इसकी मम्मी और पृथ्वीराज चौहान की मम्मी, ये दोनों बहनें थी। मतलब
उसकी मम्मी लगी इसकी मासी, और उसकी मम्मी लगी इसकी मम्मी लगी उसकी मासी। अब दोनों कजन थे इसका मतलब, लेकिन फिर भी मोहम्मद गोरी की मदद करता है क्योंकि ये पृथ्वीराज चौहान से चिढ़ता था। ठीक है, तो ये जयचंद और इसका बेटा हरिश्चंद, इन्होंने टर्क्स को भगाने की कोशिश करी थी बदायूं और फरुखाबाद से। दोनों जगह कहां पर है ये? यूपी के अंदर। ठीक है, इनको भगाने की कोशिश करी थी, यानी कि अब टर्क्स को भगाने की कोशिश करी जा रही है। याद है ना, ये सारे के सारे रूलर्स हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, ये हिंदू रूलर्स डरे हुए थे, राजपूत रूलर डरे हुए थे कि कैसे भी करके मुसलमान शासन इंडिया में मत आने दो। याद है, मैंने बहुत बड़ी एनालिसिस दी थी आपको इसके बारे में। सारे के सारे रूलर्स के कॉमन थीम थी कि इनको भगाओ, इनको खदेड़ फेंको, इनको यहां पर टिकने मत दो। ये अगर यहां पर टिक गए तो ये हिंदुस्तान को मुसलमान देश के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब कुतुबुद्दीन ऐबक ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था, बहुत समय हो गया, अब इसका पारा हाई हो गया। तो ही वॉज एबल टू विन ओवर हिज एनिमीज बाय कंसिलेटरी मेजर्स एज वेल एज डिस्प्ले ऑफ पावर। जिसके साथ प्यार से बात सॉल्व कर सकी तो प्यार से कर ली इसने, जिससे अपने ये पावर दिखा सका तो इसने वहां पर छोड़ा नहीं, बख्शा नहीं रूलर्स को। कैसे? याद है, ये जो रूलर्स नाक में दम कर रहा था, तजुद्दीन याल्दोस गजनी का रूलर, ये कह रहा था कि मैं दिल्ली के ऊपर कब्जा करके रहूंगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने याल्दोस को हराया और इसने गजनी के साथ अपने सारे कनेक्शन जो है वो तोड़ दिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोबारा कब्जा करना स्टार्ट करा बदायूं और फरुखाबाद के ऊपर। कब्जा करना क्या स्टार्ट करा? कब्जा करने की कोशिश करी, क्योंकि वहां के जो रूलर्स थे जैसे जयचंद, हरिश्चंद, इन्होंने टर्क्स को यहाँ से भगा दिया था ना, टर्किश रूलर्स को, लाइक कुतुबुद्दीन इसकी आर्मी को या फिर मोहम्मद गोरी की आर्मी को। ठीक है, तो बदायूं और फरीदाबाद को दोबारा से कैप्चर करा एंड ही दस फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी एज वेल एज दिल्ली सल्तनत। ठीक है, जब इतनी सारी जगह पर जो मतलब जो लोग जो शत्रु चुनौती पैदा कर रहे थे, इसने क्या करा? उनको हरा दिया, जिससे प्यार से बात सॉल्व हो सकी, प्यार से बैठा दिया उनको शांत करके, और जिससे युद्ध लड़ा जा सका। तो उसने युद्ध में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया और जो जो टेरिटरीज इसको चाहिए थी इसने उसको कब्जा कर लिया एंड ही फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी। और उसी के साथ दिल्ली को अपना अड्डा बनाया, दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश करी इसने नींव रखी दिल्ली सल्तनत की। लेकिन एकदम से कैपिटल दिल्ली को नहीं बनाया, ही अज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान, और उसके बाद इसने सबसे पहले लाहौर को अपना कैपिटल बनाया। क्यों? सबसे बड़ी दिक्कत कहां पर है? दिल्ली है या फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है? दिल्ली है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। तो पहले लाहौर को बनाया। जब स्टेबिलिटी वहां पर आ जाएगी तो यहां पर देख लो, हम देखो स्लेव डायनेस्टी का मैप डिस्कस कर रहे हैं। कैपिटल सिटी देखो स्टार मार्क से आपको दे रखी है, मैप के अंदर भी कैपिटल सिटी दिल्ली बनी हुई है। लेकिन दिल्ली एकदम से नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक के आने के बाद, सुल्तान का टाइटल अज्यूम करने के बाद इसने किसको कैपिटल बनाया? लाहौर को। एंड वेयर इज लाहौर? पाकिस्तान। इसने कोई भी सिक्के तो इशू नहीं करे अपने कार्यकाल में, एंड इसके रूल को और इसको रिकॉग्नाइज करा गया आफ्टर 3 इयर्स। इसको लाख बख्श भी बोला जाता था और गिवर ऑफ लैक्स, मतलब लाखों रुपए डोनेशन में दे देता था, चैरिटी में दे देता था अपनी मैग्नानिमिटी की वजह से। मैग्नानिमिटी मतलब एक चीज होती है जब एक पर्सन बहुत जेनरस होता है और शत्रु को माफ कर देता है, बड़े दिल का पर्सन होता है, ठीक है, दान पुण्य बहुत करता है, उसको मैग्नानिमस पर्सन कहते हैं। एज ही गिव अ लॉट ऑफ लिबरल डोनेशंस। इसने पहला मस्जिद बनवाया भारत के अंदर, कुवात उल इस्लाम, दिल्ली के अंदर। आज भी ये मॉस्क है, पुरानी दिल्ली के पास है आई थिंक। मेहरौली, हाँ। कुवात उल इस्लाम मॉस्क। जैद कभी दिल्ली आना, चलते हैं, ठीक है। ही ऑल्सो बिल्ड 2.5 दिन का झोपड़ा। ये मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में भी दिखा चुका हूं अगर आपको याद हो तो, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कहां पर है? अजमेर में, राजस्थान। इसने फिर बड़े सारे दिग्गज लोगों को सपोर्ट भी करा,
लाइक ग्रेट स्कॉलर्स हसन निज़ामी जिसने लिखी थी ताज उल मसीर, और उसके बाद फाखुलदीन जिसने लिखी थी तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही। अच्छा, ये जो बीच में आई लिखा रहता है ना कभी कभार, ये जो अरेबिक वर्ड्स होते हैं, आप इसको आई कह लो या ई कह लो, ठीक है। और इसको बोला जाता है करके एस ए। जैसे अगर मुझे इसको बोलना है तो मैं इसको क्या बोलूँगा, तारीख ए या तारीख ए, मतलब वही चीज़ है, ए है ये, मुबारक शाही, ठीक है। बीच में इंग्लिश में लिखा रहता है आई या ई, इसको बोला जाता है ऐसे, अगर आपको प्रोनाउंस करना है तो तारीख ए मुबारक शाही, ये बोला जाता है, ठीक है, याद रखना, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद इसने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी थी, याद रखना, स्टार्ट करी थी, खत्म नहीं हो पाई थी। कुतुब मीनार कितने माले का है, कितने माले का कुतुब मीनार? 7 माले, कितने, 12 माले, 7 स्टोरी है, ठीक है। ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, सिर्फ पहली स्टोरी उसकी कंप्लीट कर पाया था, फर्स्ट फ्लोर। और इसने कुतुब मीनार बनवाया था इन द मेमोरी ऑफ फेमस सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। बहुत फेमस सेंट था ये, सूफी सेंट था बहुत ज़्यादा, ठीक है। और काफ़ी मतलब प्रचलित थे मुसलमानों के बीच में, रिस्पेक्टफुल सूफी संत थे। और ऐसा बोला जाता था इनके बारे में कि मुर्दे के अंदर जान फूकने की भी ताकत रखते थे, ठीक है। और बड़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जीज ये जानते थे, और कौन कब मरेगा, किसके साथ क्या होगा, इस चीज़ की भविष्यवाणी भी कर लेते थे, ठीक है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम था इनका। बाद में कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट करी गई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, इसको कंप्लीट किसने करा, इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत एकदम से हो जाती है 1210 सी में, जब ये हॉर्स पोलो खेल रहा था चौगान, ठीक है। आप भी बच के रहना इस गेम से, लवासना में खिलवाया जाएगा आपको ये हॉर्स पोलो। लवासना में होता है, आई थिंक यार, होता है। इसको बोला जाता था, हॉर्स पोलो को क्या बोला जा रहा है यहां पर, चौगान। तो इसकी डेथ हो जाती है 1210 सी में वाई प्लेइंग चौगान हॉर्स पोलो। इसके बाद इसका बेटा 1210 सी में आता है गद्दी पर, जिसका नाम होता है आराम शाह। ये बेटा होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, लेकिन इनकेपेबल रूलर होता है, काफ़ी वीक और वर्थलेस माना जाता है, ठीक है। और जो टर्किश आमिर जो थे, अब आमिर कौन होता है, ये एक मुस्लिम या अरब मिलिट्री कमांडर्स होते थे, लोकल चीफ्स होते थे, ठीक है, जिनको जो सुल्तान है वो सपोर्ट करते थे, मतलब इनके राइट हैंड होते थे एक तरीके से, इनके दरबार में इनको सुझाव देने वाले, ठीक है। तो इनको बोला जाता था आमिर। आमिर मतलब कुछ नहीं, कोई नहीं है, ये मुस्लिम या फिर अरब मिलिट्री कमांडर है, ठीक है। तो वो नहीं चाहते थे कि आराम शाह गद्दी पर बैठे, तो सिर्फ लगभग मुश्किल से 8 महीने तक इसने रूल करा, और बाद में इसको टर्किश आमिर के अपोजिशन की वजह से हटा दिया जाता है। तो जो टर्किश चीफ थे दिल्ली के, इन्होंने क्या करा, बदायूं जो कि कहां पर है, यूपी में, उसके गवर्नर को इनवाइट करा, ठीक है, इल्तुतमिश को, जो कि दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब मुझे एक बात बताओ, कुतुबुद्दीन ऐबक तो मर गया चौगान खेलते हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा है आरम शाह और दामाद है इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश आरम शाह का क्या लगा, जीजा, ठीक है। ये साला है, अब देखना इस साले के साथ क्या होगा, ठीक है। तो ये दिल्ली आता है और टर्किश चीज़ को बुलाते हैं, तो इल्तुतमिश ने आरम शाह को बोला, अबे साले हट जा यहाँ से, गद्दी छोड़ दे, तेरा टाइम पूरा हो गया, अब तो ससुर भी नहीं रहा मेरा, अब तू हट जा, अब तू किसी काम का नहीं है। तो साले को हटा दिया। साला कौन था, आरम शाह, ठीक है। तो इल्तुतमिश डिपोज्ड ऑफ आरम शाह और ये सुल्तान बन गया, ठीक है, विद द नेम ऑफ शमशुद्दीन। द क्रेडिट ऑफ कंसोलिडेटिंग द दिल्ली सल्तनत लाइज लार्जली विद इल्तुतमिश, ठीक है। तो मतलब आरम शाह की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर डिस्कस करने वाली, बस आरम शाह एक साला था इल्तुतमिश का,
और इल्तुतमिश दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का। उसके बाद इल्तुतमिश को इनवाइट करते हैं टर्किश चीफ्स और आरम शाह को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ती है। और सुल्तान कौन बनता है नया दिल्ली सल्तनत का अंडर स्लेव डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का, लेकिन ये एक स्लेव भी था कुतुबुद्दीन ऐबक का। अभी देखो हम देखते हैं इसके बारे में। 1210 टू 1236 सी, इसको रियल कंसोलिडेटर माना जाता है टर्किश रूल का भारत के अंदर इल्तुतमिश को। ये इल्बारी ट्राइब से बिलोंग करता था, इसलिए हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे इसके बारे में। यहां पर आप देखो, जब मैंने आपको बताया फर्स्ट इल्बारी ट्राइब 55 साल जिसका रूल चला, इट वाज फाउंडेड बाय इल्तुतमिश। वो अलग बात है कि इल्बारी डायनेस्टी भले ही आप कह लो, लेकिन ये ब्रॉडर कैटेगरी में किसके आएगा? मामलुक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी। ओरिजिनल तो यही रहेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो स्टार्ट कर रहा है वो है कुतुबी डायनेस्टी। इल्तुतमिश जो स्टार्ट कर रहा है वो इल्बारी डायनेस्टी, फर्स्ट इल्बारी डायनेस्टी। बलबन जो स्टार्ट करेगा वो होगा सेकंड इल्बारी डायनेस्टी। ठीक है, तो हिज डायनेस्टी इज ऑल्सो नोन एज इल्बारी डायनेस्टी बिकॉज ही बिलोंग टू इल्बारी ट्राइब। अब जो भी जानकारी वाली जो किताबें हमारे पास अवेलेबल हैं या इसके जो सोर्सेज अवेलेबल हैं इल्तुतमिश को पढ़ने के लिए, लेजेंड्स हमें ये बताते हैं कि इसके जो हाफ ब्रदर थे उन्होंने इल्तुतमिश को बेच दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको अपने दामाद बना लिया था अपनी बेटी को देकर इसे शादी करने के लिए। ये सेम हरकत जलालुद्दीन खिलजी भी करता है। जब हम खिलजी डायनेस्टी को देखेंगे, वो अपनी बेटी मेहरुनिसा को दे देता है अलाउद्दीन को। हालांकि वो तो रियल चाचे और भतीजे का रिलेशनशिप होता है, लेकिन यहां पर क्या था कि जो इल्तुतमिश के जो हाफ ब्रदर थे। अच्छा, हाफ ब्रदर कौन होते हैं मैं आपको पहले ये बता देता हूं। देखो, दो पर्सन है, ए और बी। अगर ये ब्रदर हैं तो इनके मम्मी पापा जो है, फादर और मदर, ये सेम होंगे कि नहीं होंगे? बताओ। अगर ये भाई हैं तो ए और बी। अगर ये हाफ ब्रदर है तो पता है क्या होगा? बाप ए का होगा, ये इसकी कोख से पैदा नहीं हुआ है। ए जो मदर है ना, इसकी कोख से पैदा नहीं हुआ है। बी की मम्मी है, ये इसकी कोख से पैदा हुआ है, लेकिन ये इसका असली बाप नहीं है। मतलब एक का जब सगा बाप हो, एक की जब सगी मां हो, लेकिन उसके लिए बाप सौतेला, उसके लिए मां सौतेली हो, इसको कहते हैं हाफ ब्रदर। जो इन भाइयों का रिलेशनशिप होगा, ये हाफ ब्रदर होता है। ए ब्रदर विद whom one has only one parent in common. I repeat, a brother with whom one has only one parent in common, उसको हाफ ब्रदर बोलते हैं। समझ में आया हाफ ब्रदर का मतलब? आप लोगों ने दबंग मूवी देखी है? दबंग में अरबाज खान और सलमान खान का जो रिलेशनशिप होता है वो हाफ ब्रदर का होता है। मां वो सलमान खान की होती है, बाप वो अरबाज खान का होता है। ठीक है, तो लेजेंड डिस्क्राइब दैट इसके हाफ ब्रदर ने इसको बेच दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको अपना दामाद बना लिया था। अच्छी बात है, बेचा इसको, और कहां से कहां आ गया ये उठकर। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने दामाद इल्तुतमिश को इक्तेदार अपॉइंट करा था ग्वालियर का। अभी इक्ता सिस्टम क्या होता था, या इक्तेदार कौन होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। दिल्ली सल्तनत की तो ये मेन पहचान है एडमिनिस्ट्रेशन की। बाद में इसी को अडॉप्ट करा जाएगा मुगल एम्पायर के द्वारा। ठीक है, तो इक्तेदार कौन होता है, या इक्ता सिस्टम क्या होता है? इक्तेदार कुछ नहीं होते थे, इक्तेदार गवर्नर्स होते थे, जिनको एक ना लैंड दे दिया जाता था। ये गवर्नर्स होते थे जिनको जमीन दे दी जाती थी, और उनको मालिक बनाया जाता था उस जमीन का कि तुम अपनी सैलरी वगैरह, रेवेन्यू वगैरह यहां से निकालो। जो सरप्लस रेवेन्यू है वो सुल्तानों के पास, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचा दो। तो जो इक्तास, जो लैंड के होल्डर होते थे, जहां से लैंड रेवेन्यू की प्राप्ति होती है, वो होते थे इक्तदार। समझ में आ गया? तो इसको कहां का इक्तदार बनाया गया था? ग्वालियर का। यानी कि क्या बोला गया था? ग्वालियर से रेवेन्यू जो है अपनी फोर्सेस के लिए, अपने लिए मेंटेन करके, अपनी जो भी सैलरी उसके लिए निकाल लो। बाकी एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो भी ग्वालियर से मिलेगा वो तुम्हें किसको देना पड़ेगा? किसको देना पड़ेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं बनाया ना इसको यहां पर इक्तदार, तो कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, दिल्ली जाएगा वो रेवेन्यू। तो सुल्तान बनने के बाद, याद रखना हम लोग इल्तुतमिश की बात कर रहे हैं, ग्वालियर की गद्दी पर एज अ इक्तदार, नॉट गद्दी, एज अ इक्तदार, ये जो पोस्ट दी थी, किसने दी थी इसके हाथों में? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया
और इसने अपने साले साहब को भी साइडलाइन कर दिया, आराम शाह को। तो आफ्टर बिकमिंग सुल्तान इसने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। लाहौर के ऊपर अपनी कैपिटल का अड्डा बेस किसने बना रखा था? इसके ससुर ने। ससुर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना। तब नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्बेंसेस काफी ज्यादा थी और इसने अपनी कैपिटल कहां शिफ्ट कर ली? लाहौर टू दिल्ली। यानी कि स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत कौन से कैपिटल से होती है? लाहौर से। दिल्ली एज अ कैपिटल किसने स्टैब्लिश करा दिल्ली को एज अ कैपिटल? इल्तुतमिश। ठीक है। शुरुआती 10 साल में अपने कार्यकाल में इसने कुछ बातों पर कॉन्सेंट्रेट करा कि इसे अपनी गद्दी को बचाना है फ्रॉम इस दुश्मन। अब कौन कौन नजरें जमा कर बैठे हुए थे? जो मोहम्मद गोरी के जो कमांडर्स थे, याद है, जो अभी हावी भी हुए थे कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर। ये कौन गया वो? ये तजुद्दीन याल्दोस, नसरुद्दीन कबाचा, याद है, ये सारे हावी हो रहे थे। दोबारा ये हावी होने स्टार्ट हो जाएंगे। जो मोहम्मद गोरी के जो कमांडर्स हैं, याल्दोस, कबाचा मुल्तान और अली मर्दान और बंगाल एंड बिहार, ये दोबारा इसके खिलाफ खड़े हो गए। स्लेव डायनेस्टी के, मामलुक डायनेस्टी के खिलाफ दोबारा खड़े हो गए। पहले ये खड़े हुए थे किसके खिलाफ? कुतुबुद्दीन ऐबक के खिलाफ। जब नया सुल्तान बना अब इल्तुतमिश, तो ये इसके भी खिलाफ खड़े हो गए। जो राजा महाराजा थे जलोर के, रणथंभौर के, जलोर और रणथंभौर कहां पर है? राजस्थान। जो चीफ थे जलोर और रणथंभौर के, इन्होंने ग्वालियर के चीफ को ज्वाइन करा। और कलिंजार कहां पर है? यूपी। इन डिक्लेयरिंग देयर इंडिपेंडेंस। तो अपार्ट फ्रॉम दिस एक चैलेंज याद रखना, अब ये चैलेंज बहुत लंबे समय तक चलेगा, बहुत लंबे समय तक चलेगा ये वाला चैलेंज जो मैं बोलने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं। इस टाइम पर अब जो सबसे बड़ी स्टेबिलिटी की दिक्कत जो थी दिल्ली सुल्तानों को, दिल्ली सल्तनत को, अलग अलग डायनेस्टीज को, अलग अलग रूलर्स को, टाइम टू टाइम आप देखोगे सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी तकलीफ क्या थी? राइजिंग पावर ऑफ मंगोल्स अंडर चंगेज खान। इन्होंने दिल्ली सल्तनत की या फिर इंडियन सबकॉन्टिनेंट कह लो, उसके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को थ्रेटन करने की कोशिश करी। बार बार इनका इन्वेजन देखने को मिलेगा। और जब मंगोल का इन्वेजन होगा ना, मंगोल से लड़ने में दिल्ली सल्तनत रूलर्स के प्राण छूटेंगे, उनकी जान जाएगी। जान जाएगी इन द सेंस कि मतलब बहुत मुश्किल होगा मंगोलों को हराना, शांति व्यवस्था बनाए रखना। बहुत सारे महीनों के जोड़े हुए जो रिसोर्सेज होंगे वो सारे के सारे मंगोलों को शांत करने में निकल जाएंगे। मंगोलों को ठिकाने लगाना और दिल्ली सल्तनत का दिल जीतना, ये एक डायनेस्टी के एक रूलर ने करा था। बताओ किसने? खिलजी डायनेस्टी के अलाउद्दीन खिलजी ने। वो शांत करता है मंगोलों को, उसके अलावा मंगोलों को इतने अच्छे से कोई शांत नहीं कर पाया। याद है मैंने आपको बताया था श्रेया, उसका दोस्त उसे बताता था कि तुम्हें सब लोग जाहिल मानते हैं, तो 1 साल के लिए वो साइलेंट रहता है कोर्ट में। जब वो सारी की सारी लैंग्वेज सीख कर आता है, पर्शियन, अरेबिक, सब कुछ, है ना। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का अंडर खिलजी डायनेस्टी वो दिल भी जीतता है जलालुद्दीन खिलजी का, मंगोलों को हराकर। और तब उसके ऊपर जो ब्लेम लगता था कि निकम्मा है, ऐसा ही है, गवार है, अनपढ़ है, जाहिल है, ये सारे टाइटल हट जाते हैं। और जब इंसान ने अपनी मेहनत से फिर कुछ कमाया होता है तो वो अपनी वो बेइज्जती नहीं भूलता, फिर वो कभी भी वो भी माफ नहीं करता फिर जलालुद्दीन खिलजी को, और मर्डर कर देता अपने चाचा का और बन जाता है सुल्तान ऑफ इंडिया। तो इल्तुतमिश जो है, ही टूक अप द टास्क ऑफ कंसोलिडेटिंग हिज पोजीशन। इसने मतलब बहुत इसने सहन कर लिया था। अब इसको लगा मैं अपने ससुर जी की तरह ज्यादा इंस्टेबिलिटी को सहन नहीं करूंगा। ऐसा नहीं था कि ससुर के हाथ से, कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ से कोई टेरिटरी चली गई थी, लेकिन इन सारे दुश्मनों ने जो उथल पुथल जो ये मचा रहे थे, इंस्टेबिलिटी तो पैदा करी ना दिल्ली सल्तनत के खिलाफ। इसने कहा मैं पहले देख लेता हूं कि कितने मेरे दुश्मन हैं। इसको दुश्मन देखने को मिले, याल्दोस, मुल्तान का कबाचा, बिहार और बंगाल का मर्दान, अली मर्दान। इसने सबके खिलाफ पहले लिस्ट बनाई। अब देखो क्या करेगा ये। इल्तुतमिश ने ये देखा मैं एक्सपेंशनिज्म बाद में करूंगा, पहले मैं अपने एम्पायर को, अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करता हूं।
इसने याल्दास को 1215 में हराया इन द बैटल ऑफ तराइन। अभी बैटल ऑफ तराइन मोहम्मद गोरी के बैटल ऑफ तराइन से अलग है, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि सेम नाम भी होंगे बैटल के। अब बैटल ऑफ पानीपत क्या एक बैटल है? बैटल ऑफ पानीपत इतिहास में एक बैटल है क्या? कितने बैटल है वो बताओ? 3 बैटल है कि नहीं है? इसलिए अब आपको 1215 का बैटल ऑफ तराइन आ रहा है, लेकिन ये मोहम्मद गोरी और जो पृथ्वीराज चौहान वाला जो बैटल था, जो 2 बैटल थे, वो उससे अलग है। ये हो रहा है क्योंकि 1215 में, और वो कब लड़ा गया था? 1191 एंड 1192 एडी में, सी में, ठीक है। तो 1217 में इसने कबाचा को भी हरा दिया, उसकी फोर्सेस को पंजाब से हटा दिया, खदेड़ फेंका। 1220 में तिमुजिन, पॉपुलरली नोन एज चंगेज खान, जो कि मंगोलियन लीडर था, इसने सेंट्रल एशिया को इन्वेड करना स्ट्राई करा, और सेंट्रल एशिया के अंदर ख्वारिज्म जो एम्पायर चला रहा था, चंगेज खान उसकी फोर्सेस ने उसको ध्वस्त करके रख दिया। जो ख्वारिज्म का जो रूलर था, जैसे हम लोग इंडिया के अंदर दिल्ली सल्तनत वालों को सुल्तान बोल रहे हैं ना, यहां पर एक टाइटल यूज होता था सेंट्रल एशिया के अंदर, शाह। तो जो शाह था ख्वारिज्म का, ठीक है, उसका जो बेटा था, जैसे तिमुजिन जो है चंगेज खान को बोला जा रहा है, ख्वारिज्म एम्पायर के अंदर एक ख्वारिज्म का जो शाह था, जो ओरिजिनल रूलर था, उसका बेटा था जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरानी। जलालुद्दीन मंगबरानी ये बेटा था ऑफ द शाह ऑफ ख्वारिज्म। ये मंगोल के आक्रमण से बचने की कोशिश करता है, इसका बाप तो बच नहीं पाया था, लेकिन जलालुद्दीन मंगबरानी भागने की कोशिश करता है कि जान बचेगी तो दोबारा मैं सेंट्रल एशिया के ऊपर कब्जा कर लूंगा, लेकिन पहले मेरा भागना जरूरी है। इसने इल्तुतमिश के दरबार में आकर दरख्वास्त लगाई कि मुझे शरण दे दो, दिल्ली के आसपास या अपने दरबार में कहीं रख लो, या मुझे कोई शेल्टर दे दो, तुमने जहां जहां जिन टेरिटरीज को इंडिया के अंदर कब्जा कर रखा है, मतलब मुझे इंडिया आने दो, मुझे असाइलम दे दो। लेकिन इल्तुतमिश बहुत समझदार था। इल्तुतमिश ने ये देखा, वो ज्यादा जज्बाती नहीं हुआ। इल्तुतमिश ये जानता था अगर चंगेज खान उसकी फोर्सेस को पता लगा कि मैंने जलालुद्दीन मंगबरानी को पनाह दी है अपने एम्पायर में, दिल्ली सल्तनत में, तो इनसे मुझे नहीं पता, मतलब इसका ये मानना था इल्तुतमिश का कि मुझे नहीं पता मैं चंगेज खान से जीत पाऊंगा कि हारूंगा, लेकिन मैं क्यों अपना पैसा, एनर्जी, मैन एंड मटेरियल को वेस्ट करूं, महीनों और सालों का युद्ध लड़ते हुए चंगेज खान की फोर्सेस से इतनी इंस्टेबिलिटी वो पैदा कर देंगे कि ट्रिपल शॉट, मल्टीपल शॉट अटैक मेरे ऊपर होने लग जाएगा। मल्टीपल शॉट कैसे? नॉर्थ वेस्ट से मैं चंगेज खान को संभालूंगा, उनकी फोर्सेस को संभालूंगा, फिर जिन जिन टेरिटरीज के ऊपर मेरे ससुर जी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और मैंने कब्जा कर रखा है, मैं इतनी मुश्किल से कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा हूं दिल्ली सल्तनत और उसके आसपास के रीजन्स को, वो मेरे हाथों से निकल जाएंगे। जब वो देखेंगे कि इल्तुतमिश जो है वो घिरा हुआ है, वो इन्वॉल्व है, वो उलझा हुआ है चंगेज खान उनकी फोर्सेस के साथ युद्ध करने में, तो बाकी जो टेरिटरीज हैं, उनके जो रूलर्स हैं, वो भी दोबारा मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, लाइक याल्दास या कबाचा, उनकी फोर्सेस, या यहाँ पर जिसका नाम आ रहा था ये अली मर्दान, ये सारे के सारे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने मना कर दिया कि जलालुद्दीन भाई साहब, जलालुद्दीन मंगबरानी भाई साहब, हम आपको असाइलम नहीं दे सकते हैं, किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं दे सकते हैं, और ये उसने समझदारी का निर्णय लिया। सो with his diplomatic skills he prevented Mongol attack and saved India from the wrath of चंगेज खान। ऐसे करके चंगेज खान ने दिल्ली सल्तनत के ऊपर कभी आक्रमण नहीं करा था। अगर ये जलालुद्दीन मंगबरानी को पनाह दे देता तो दिल्ली सल्तनत के बारे में आज हम पढ़ ही नहीं रहे होते, वो यहीं पर खत्म हो जाता। 1225 सीई के बाद इल्तुतमिश ने अपनी आर्मीज को एंगेज करना स्टार्ट करा कि तुम ईस्टर्न साइड जाओ और वहां पर जो भी डिस्टर्बेंसेस है उनको सप्रेस करो। तो 1226 से लेकर 1227 सीई में इल्तुतमिश ने बड़ी बड़ी आर्मी अपनी जो है भेजना शुरू करी अंडर द लीडरशिप ऑफ ए सन, जिसका नाम था, इसके बेटे का नाम था नसीरुद्दीन महमूद, जिसने बंगाल और बिहार के एक जो राजा था इवाज खान, उसको हराया था। एंड नसीरुद्दीन महमूद ने अपने पिताजी इल्तुतमिश को बंगाल और बिहार को छीन कर दिया था, जिससे इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत का पार्ट बना लिया था। सिमिलरली अ कैंपिंग वॉज ऑल्सो लॉन्च अगेंस्ट द राजपूत चीफ्स। रणथंबोर को कब्जा कर लिया गया। ये लोग भी तो बड़े उछल रहे थे, राजपूत चीफ्स भी तो बड़े उछल रहे थे, जलोर और रणथंबोर, ये अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रहे थे अलॉन्ग विद द राजा महाराजा ऑफ ग्वालियर एंड कलिंजार। तो इसने क्या करा, इल्तुतमिश ने कैंपेन लॉन्च करा एंड रणथंबोर को कैप्चर कर लिया गया 1226 सी में। और 1231 सी तक इल्तुतमिश की अथॉरिटी जो थी वो मंडोर,
जलोर, बयाना, ग्वालियर, इन सारी हिस्सों में फैल चुकी थी, यूपी बिहार रीजन के आसपास। इसके बाद मेवाड़ की जो कैपिटल थी नगदा, इसने वहां पर भी अटैक करा, बट इसको वापस जाना पड़ा जब गुजराती आर्मी वहां पर आ गई थी। इल्तुतमिश को उसके ईगो को काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंची थी इसकी वजह से कि उसको वापस अपनी फोर्सेस को लेकर जाना पड़ा। तो इसने जो चालुक्यास जो थे गुजरात रीजन के, याद है जिसको सोलंकी राजपूत भी बोला जाता था या फिर लटा रीजन के चालुक्यास, इसके खिलाफ इसने एक्सपीडिशन लॉन्च करी, बट वो इतनी सक्सेसफुल रही नहीं। फिर इसने सोचा चलो जो टेरिटरीज अभी मेरे पास है उसके ऊपर अभी शांति से हम लोग बैठ जाते हैं। इल्तुतमिश ने सोचा बाद में जब कभी मौका मिलेगा तब इन गुजरात आर्मीज वालों को या चालुक्य रूलर्स को भी देख लेंगे। इसने फिर अपनी एम्पायर को डिवाइड करा इक्तास में। अभी मैं आपको इक्तदार के बारे में बता रहा था, जैसा कि ये खुद भी एक इक्तदार था। इसके ससुर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको ग्वालियर का, कहां गया वो पॉइंट, हाँ ये रहा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको इक्तदार अपॉइंट करा था ग्वालियर का। ठीक है, तो इक्ता सिस्टम क्या होता था, असाइनमेंट ऑफ लैंड इन लिeu ऑफ सैलरी, मतलब आपको सैलरी जो मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी आपको, लैंड मिलेगा, आपको वहां से लैंड रेवेन्यू के तौर पर खुद से सैलरी निकालनी है। तो हर एक जो इक्तदार था, मैंने अभी आपको बताया इक्तदार कुछ नहीं होता था। इक्तदार आप मान लो कि ये गवर्नर होता था, हुवर इन चार्ज ऑफ इक्तास ऑफ प्रोविंसेस। हर एक जो इक्तदार था इनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना था, रेवेन्यू कलेक्ट करना था, अपनी खुद की सैलरी निकाल लो, जो भी खर्चे हैं घोड़े के, इसके उसके, लैंड के, अपने जूनियर्स को जो सैलरी देनी है, जो भी फोर्सेज मेंटेन करके रखनी है, सारा पैसा जो भी खर्चे आ रहे हैं वो निकाल लो, और जो भी सरप्लस अच्छा बच गया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ पहुंचा दो। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द इक्तदार्स वर ट्रांसफरेबल, मतलब जरूरी नहीं है कि जिसको एक इक्तदार बनाया जा रहा है या इक्ता राइट दिए जा रहे हैं वो उसी के पास रहेंगे, उसी के बच्चों के पास रहेंगे। ये हेरिडिटरी राइट्स नहीं थे, आगे चलकर बनेंगे हेरिडिटरी के नहीं बनेंगे वो हमें नहीं पता, वो हम आगे देख लेंगे, लेकिन ये देवर ट्रांसफरेबल। और इसी के साथ जब हम लोग मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं तो शायद आपको पता है ना, इन्हीं इक्तदार या इक्तदारी राइट्स को बोला जाता है मनसबदारी राइट्स, है ना, सेम चीज होती है। उसके बाद अभी याद है मैं आपको एक चीज बता रहा था कि ये जो है अपनी फोर्सेस को आमिर को ऑर्गेनाइज करते थे। तो इसने ना, इल्तुतमिश की एक खास बात है, ये पहचान है इसकी, ये आइडेंटिटी है इसकी, ये वर्ड आ सकता है जो मैं बोलने जा रहा हूं आपको, तुर्कान आए चहलगानी, तुर्कान आए चहलगानी, या मैंने आपको बताया था अभी आई को ए भी बोल सकते हो आप, तुर्कान ए चहलगानी। इसने इसको ऑर्गेनाइज करा था। क्या था ये, इसकी एक प्राइवेट फोर्सेस थी, अ न्यू क्लास ऑफ रूलिंग एलिट ऑफ 40 पावरफुल, 40 पावरफुल और वफादार मिलिट्री लीडर्स, द 40 फोर्सेस ऑफ द 40 लीडर्स। ये टर्किश आमिर्स थे, नोबल्स थे, जो कि सुल्तान का लेफ्ट राइट हाथ थे, जो कि इसको एडवाइस करते थे, इल्तुतमिश को इसकी मदद करते थे कि सल्तनत को चलाना कैसे है। इल्तुतमिश की जब मृत्यु हो जाती है तो दिस ग्रुप एज्यूम ग्रेट पावर इन इट्स हैंड। जैसा कि हम प्रीवियस चैप्टर्स में देख रहे थे, हम लोग एक बात करते थे ना उसकी, वो कौन होते थे जो राजा के साथ उनके वो रहते थे, जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, है ना, जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे वो फिर वेट करते थे कि ये जो राजा है वो हमारा मर जाए और उसके बाद हम पावर को अज्यूम कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर अभी फ्यूडल लॉर्ड्स तो इसके कोई है नहीं, ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे ये जो चहलगानी जो है, जो ये आमिर हैं, नोबल्स हैं, इनको इक्तदारी राइट दिए जाएंगे। ज़मीन इनके पास नहीं है, लेकिन ये पावरफुल इनफ है कि इन्होंने इल्तुतमिश के मरने के बाद बगावत करना भी शुरू करी और अलग अलग रीजन्स के ऊपर, डोमिनियंस के ऊपर, टेरिटरीज के ऊपर अपना कब्जा करने की मतलब कोशिश करी। तो फॉर अ फ्यू ईयर्स दे डिसाइडेड ऑन द सिलेक्शन ऑफ सुल्तान वन आफ्टर द अदर, मतलब पावरफुल सुल्तान जब मर गया लाइक इल्तुतमिश, तो इन्होंने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पे करके कठपुतली की तरह सुल्तानों को नचाना शुरू करा। इस ग्रुप को फाइनली एलिमिनेट करा जाता है बलबन के द्वारा। जैसा कि अकबर के दरबार में भी जो उलेमा होते थे, जो रिलीजियस लीडर्स होते थे, वो भी बहुत ज़्यादा उसको समझाने की कोशिश करते थे। मैं यहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ उलेमा और इसका तुर्कान चहलगानी का कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं एक बात बता रहा हूँ कि सुल्तान को अलग अलग ज़माने में, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो चाहे वो मुगल एम्पायर हो, जब भी राजा को ज़्यादा कोई पोक करने की कोशिश करेगा तब राजा उसे साइडलाइन कर देगा, सुल्तान उसे साइडलाइन कर देगा। इसकी अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज करा था। हम लोग सारी बातें इल्तुतमिश की कर रहे हैं, डेविएट मत होना, ट्रैक से मत हटना। तो इल्तुतमिश की अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज करा गया था बाय द एबेसिड कैलिफ ऑफ बगदाद, जो खलीफा था बगदाद का। बगदाद कहां पर है, किसकी कैपिटल है? इराक की, ठीक है।
जो एबिसिद एम्पायर था, जो कैलिफ था, उसका जो खलीफा था, जो रूलर था बगदाद के अंदर, इराक के अंदर, उसने इल्तुतमिश की अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज करा, बिकॉज इल्तुतमिश को इस बगदाद के खलीफा से मंसूर रिसीव होता है लेटर ऑफ रिकॉग्निशन या फिर इन्वेस्टिचर, बाय विच ही बिकेम द लीगल सॉवरेन रूलर ऑफ इंडिया। आपको पता है ना, जैसे कि हम ये यूएन में भी पढ़ते हैं, जब मैंने आपको यूएन पढ़ाया था कि कोई भी नई कंट्री जो होती है, जैसे चाइना को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज इंडिया ने करा था, है ना, तब जाकर इंडिया ने उसको भर्ती करवाया था यूएन में। पता है ये वाली बात आपको? मतलब चाइना के पास जो परमानेंट सीट है ना, वो पहले इंडिया को ऑफर करी गई थी, इंडिया ने दे दी थी वो चाइना को, ठीक है। तो ही शूड इल्तुतमिश, जैसे इसके ससुर जी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने और आराम शाह, इसने कुछ भी सिक्के इशू करे थे क्या? बताओ, मैंने आपको क्या पढ़ाया था यहाँ पर? ही डिड नॉट इशू एनी कॉइन्स, ठीक है। इसके रूल को भी रिकॉग्नाइज 3 साल के बाद करा गया था, जबकि इल्तुतमिश के रूल को रिकॉग्नाइज करा गया, फॉरेन रिकॉग्निशन इसको मिली बाय द एबिसिद एम्पायर, बाय द एबिसिद खलीफा ऑफ बगदाद, ठीक है। एबिसिद एम्पायर का नाम है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि एबिसिद क्या है, कोई बंदे का नाम नहीं है। एबिसिद कैलिफ एक एम्पायर का नाम है, यहाँ के रूलर को खलीफा बोला जाता था, ठीक है। तो ही इशूड प्योरली अरेबिक कॉइनेज ऑफ सिल्वर टंका के नाम से जो सिक्के थे चांदी के, वो इसने चलाए थे, एंड ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू डू सो, जिनका वजन होता था लगभग 175 ग्राम, विच रिमेन्स द बेसिस ऑफ द मॉडर्न रुपी एंड द कॉपर जित्तल। और बाद में जित्तल करेंसी को कौन यूज करेगा? खिलजी डायनेस्टी, है ना, अलाउद्दीन खिलजी, याद है, अनाज की कीमत 2 रुपए जित्तल हमेशा उसने मेंटेन रखी। इसको फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग भी बोला जाता है, जैसे इसने सुल्तानगढ़ी बनवाया दिल्ली के अंदर, यहाँ पर देखो सुल्तानगढ़ी, ये देख लो, ये मकबरा होता था, ठीक है। टॉम का मतलब क्या होता है? नीचे क्या कोई लाश है कि नहीं है? है, और बहुत ग्रैंडर स्ट्रक्चर उसके लिए बनवाया जा रहा है। अब ताजमहल जो है, जो लोग घूमने जा रहे हैं, वो क्या एक प्रकार से कब्र ही तो है, मकबरा ही तो है, कब्र ही तो है किसी की, काइंड ऑफ शमशान घाट ही है ताजमहल, और क्या है? हाँ कि ना? बेसमेंट में आपको पता है डेड बॉडीज हैं शाहजहां और मुमताज की, ठीक है। ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग, सुल्तानगढ़ी इन दिल्ली इसने बनवाया, एंड ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार एट दिल्ली, विच इज रिकॉर्डेड एज टॉलेस्ट स्टोन टावर इन इंडिया, 238 फीट का ये। और कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किसने करी थी? इसके ससुर ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कितने फ्लोर कंप्लीट करवा पाया था वो? 1 फ्लोर, ठीक है। उसके बाद इसने किसको सपोर्ट दिया? इस जमाने का जो हिस्टोरियन था, कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन इसके जमाने का, मिनहाज उस सिराज, इसको सपोर्ट दिया, जिसने क्या लिखा था? जिसने किताब लिखी थी तहकत आई नसूरी। अब इसका बेटा, जैसा कि याद है, इसने अपने बेटे को भेजा था, नसरुद्दीन महमूद को भेजा था इसने, उसकी आर्मी को भेजा था कि तो ईस्ट साइड के अंदर जाकर एक्सपेडिशन कर आओ। इसके बेटे ने देखो इवास खान को हराया भी था, और बंगाल और बिहार को छीन कर दिल्ली सल्तनत के अंदर मिलाने का काम भी करा था, है ना। लेकिन फिर भी इल्तुतमिश की नज़रों में इसके बेटे नालायक थे, ठीक है, कोई भी हकदार नहीं था गद्दी पे बैठने के लिए। तो इल्तुतमिश ने क्या करा? अपनी बेटी रजिया सुल्तान को सक्सेसर अपना क्या कहते हैं माना, एंड दिस वाज अ एबनॉर्मल प्रैक्टिस एट दैट टाइम, बिकॉज एक तो मुसलमान शासन, ऊपर से एक लड़की को चुना जाना, वो भी सुल्तान की गद्दी पर, ठीक है। और जबकि बेटे होते हुए भी, तो इल्तुतमिश का इतिहास में इस वजह से भी नाम है कि इसने अपने सारे बेटों को नालायक समझा, डिविएटिंग फ्रॉम द नॉर्मल प्रैक्टिस, एंड ही डिक्लेयर्ड हिज डॉटर रजिया एज सक्सेसर। द नॉमिनेशन ऑफ अ वुमन इन प्रेफरेंस टू सन्स वाज अ नोवेल, वाज एन इनोवेटिव, वाज अ न्यू स्टेप इन दिस पीरियड। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। बात करेंगे हम और रूलर्स के बारे में, रजिया सुल्तान वगैरह के बारे में हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।